केमिस्ट्री। आप कौन से स्कूल में थे? पेपर कैसे रहे? ठीक है, वाई सीबीएसई आईसीएसई आपने तो बता दिया बच्चों। प्रणव तेरे पेपर कैसे गए? अच्छे रहे। रिजल्ट होपफुली मई में आया सीबीएसई का और आईसीएसई का मोस्टली मई में आया। ठीक है, आपको सीबीएसई का नहीं मई में आया? चलो चलिए। और पहले आज फर्स्ट क्लास है, मतलब आप लोगों ने क्या सोचा कि क्या करें यहाँ पर? इधर कुछ सोच कर आए हैं क्या 11th की जर्नी में? मतलब कैसे कैसे हम प्रोसीड करेंगे, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस दिया? इस पर भी हम लास्ट में 15 मिनट लगाएंगे, ठीक है? तो फिर राइट नाउ लाइक 2:15 हुआ है, तो अपना जो लेक्चर है इधर केमिस्ट्री करके, तो इट विल बी ऑफ 1 hour 30 minutes, राइट? ठीक है, तो आज के 15 मिनट जब रह जाएंगे फिर हम देखेंगे भी हमें 11th की जर्नी में क्या क्या करना चाहिए, मतलब हाउ डू वी स्टडी केमिस्ट्री, क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, नोट्स कैसे बनाना है। ठीक है, एक बार हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद एंड में 15 मिनट इस पर बात करेंगे। ओके, तो वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हम अभी स्टार्ट करेंगे इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर। सारे बच्चे नए लोग देख रहे हैं? तू नए लोग नहीं देख रहा है? नो, नहीं लोग जब दोबारा बनाने। ओके, तो द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हम आज स्टार्ट करेंगे इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सीबीएसई में तो 9th क्लास में एक टॉपिक होता था, कौन सा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना? कौन सा होता? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोल दो चाहे क्या बोल दो, एटॉमिक स्ट्रक्चर बात क्या है? तो अभी हम ये स्टार्ट करेंगे, तो जब भी आप नया नोटबुक लगाओगे लाइक, ठीक है, जैसे मान लो केमिस्ट्री का नया नोटबुक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी नया नोटबुक जब खुलेगा तो उसके पहले 3-4 पेजेस छोड़ देने आपने, 3-4 पेजेस छोड़ दिए, फिर उसके बाद यहाँ पर आपने टॉपिक लिखना है, मतलब पहला चैप्टर जब भी कोई भी नई नोटबुक आप लगाओगे तो 3-4 पेजेस के बाद करना। ऐसा क्यों? पूछो। हाँ, सो दैट कुछ 9th और 10th के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो काम आते हैं 11th प्लस 11th में जैसे हम पढ़ेंगे तो कुछ बेसिक कैलकुलेशंस होगी, कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जो थ्रू आउट द जर्नी आपको क्या रखनी होती है, हमेशा याद रखनी होती है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम उन 3-4 पेजेस पे लिखेंगे। जैसे मैं कहूँगा कि ये फर्स्ट पेज पे लिख लो, तो आप वहाँ पे लिखोगे, सो दैट जब आपको कभी कुछ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है तो पहले 3-4 पेजेस को देखा। ठीक है, तो फर्स्ट 3-4 पेजेस में हम वो लिखेंगे जो मैथ के रिलेटेड होंगी चीज़ें, मतलब वो चीज़ें जो थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड रहेंगी, तो ऐसा करें। अब चैप्टर का नेम क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज तारीख कितनी होगी है? 2 अप्रैल। अब फर्स्ट पेज में जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पहला पेज जो है वो इंडेक्स बनाएंगे। शायद क्या बनाएंगे? इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या हो गया? ट्रेलर हो गया। पहले हम धुरंधर 2 का ट्रेलर देखेंगे, समझ? मतलब हमें पहले ये पता होना चाहिए ना इस मूवी में मतलब कितना एक्शन है। हाँ, ये ट्रेलर देख के लगेगा ये एक्शन मूवी है, इसमें थोड़ा ज़्यादा मार दिया ना, इंडिया पाकिस्तान टाइप मूवी है ऐसा कुछ। तो जब भी हम चैप्टर का नेम लिखेंगे तो वेरी फर्स्ट थिंग हम हमेशा पहले क्या बनाएंगे? मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक में कौन से
सब टॉपिक्स आएंगे। तो आपको जब एक पूरा बिगर पिक्चर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, फिर आपको टॉपिक जैसे जैसे आएंगे तो आप इंटरलिंक कर पाओगे। क्या कर पाओगे? इंटरलिंक। ठीक है, जस्ट लाइक वी डिड इन सोशल स्टडीज। पहले वर्ल्ड वॉर 1 हुई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वर्ल्ड वॉर 2, क्विट इंडिया, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो एक स्टोरी लाइन बिल्ड हो गया कि नहीं हो गया? बस ऐसे। तो पहले स्टोरी लाइन बिल्ड करते। तो अभी सुनना है, जैसे द वेरी फर्स्ट टॉपिक हम इसमें जो पढ़ेंगे बेटा इज बेसिक्स। क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स में क्या पढ़ेंगे वो बाद में देखेंगे। ठीक है, पहला है बेसिक्स कुछ। ओके, सेकंड इसमें जो मेजर टॉपिक रहेगा, पहले सुनना फिर लिखना आराम से। ठीक है, पहले सुनो बस। सेकंड इज एटॉमिक थ्योरीज। क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक थ्योरीज। ओके, एटॉमिक थ्योरी से मेरा मतलब है जैसे 9th क्लास में सबसे पहले किसका नाम सुनते हैं? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को सुनते हैं ना। तो वो क्या था? पहला एटॉमिक मॉडल, पहला एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बीइंग इन 11th क्लास मैं ये अज्यूम करता हूँ भी बच्चे ने 9th और 10th में सिर्फ नाम सुना है, अंदर का क्या है वो याद नहीं है उसको। मतलब बस आपने डाल्टन भाई साहब का नाम सुना है, उसके थ्योरी के क्या पॉइंट्स हैं ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता भी उनको याद होएगा, आप लोगों को कि नहीं होएगा। बिकॉज मेरे को खुद नहीं याद था जब मैं 11th में गया, 9th तक याद है कि नहीं याद है ये हर किसी को नहीं याद, किसी को याद होती है, किसी को याद नहीं होती। समझ? तो हम एकदम यहाँ पर कहाँ पर कॉर्टेक्स क्लासेस में सारा कुछ एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, चाहे आपने 9th तक अच्छे से की है चाहे नहीं की है। जो भी 9th का कॉन्सेप्ट आएगा, 10th का कॉन्सेप्ट आएगा केमिस्ट्री में, वो पहले आपको बताएंगे फिर प्रोसीड करेंगे। तो आपने बिल्कुल डर नहीं क्रिएट करना यार मेरे को 9th 10th आ जाती बेटर तो मैं 11th में अच्छा परफॉर्म करूँ, ऐसी कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। मैं वो भी कवर करवाऊँ। तो जैसे डाल्टन का नाम आता था ना, फिर डाल्टन के बाद आपने थॉमसन मॉडल सुना होगा, प्लम पुडिंग, थोड़ा थोड़ा चलो। फिर उसके बाद रदरफोर्ड पर तो देखो क्वेश्चन आता था कि नहीं आता था हमेशा। ठीक, आईसीसी में कौन 8th में पढ़ लेते थे? 7। तो रदरफोर्ड मॉडल लास्ट जो हमारा रहता है, तो इसमें भी वही पढ़ेंगे एटॉमिक थ्योरीज, राइट। फिर उसके बाद वंशिका कुछ टॉपिक आएगा, क्या आएगा वो बाद में लिखेंगे। ऐसे बेटा एक मॉडल है विच इज नोन एज बोहर मॉडल। कौन सा मॉडल? बोहर मॉडल। एनसीईआरटी में 9th क्लास में हल्का सा नाम लिखा हुआ है किसका? बोहर मॉडल। आईसीएसई में तो थोड़ा डिटेल्ड में लिखा हुआ, जहाँ तक मैंने पढ़ा आईसीएसई बुक में। ठीक है, तो बोहर मॉडल जैसे पहले डाल्टन मॉडल आता है, फिर थॉमसन मॉडल आता है, फिर रदरफोर्ड मॉडल आता है, फिर उसके बाद कौन सा मॉडल आता है बेटा? बोहर मॉडल। कौन सा मॉडल? धुरंधर 1 ये है, धुरंधर 2 ये। बीच में क्या हुई होगी? शूटिंग हुई होगी कि नहीं है? समझे? तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट्स। क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट्स लीडिंग टुवर्ड्स बोहर मॉडल। मतलब हमारे सिलेबस में रदरफोर्ड मॉडल भी है और बोहर मॉडल भी है। अब रदरफोर्ड मॉडल जो भी टाइम पर आया, ऐसा तो है नहीं अगले दिन ही कौन सा मॉडल आ गया होगा। बीच में पहले कुछ क्या हुए होंगे? एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे, फिर वो थ्योरी क्या हुई होगी? रिजेक्ट हुई होगी और नई थ्योरी बनी होगी। तो हमें वो भी पढ़नी है कि कौन सी बीच में डेवलपमेंट्स हुई जिनकी वजह से कौन सा मॉडल आया दुनिया में? बोहर मॉडल। ठीक है, फिर बोहर मॉडल के बाद लास्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो मुद्दे की बात ये है, बोहर मॉडल, फिर अगला मॉडल कौन सा? अब सिमिलर कहानी, बोहर मॉडल से एकदम तो ये मॉडल बीच में क्या हुई होगी? डेवलपमेंट हुई होगी लीडिंग टुवर्ड्स QMM, क्वांटम मैकेनिकल। समझ आ गया कि नहीं आ रहा? तो ये बस अपना क्या है पूरा मतलब पूरा टॉपिक है। क्या है? पहले बेसिक्स, फिर क्या है? मॉडल्स,
रदरफोर्ड के बाद बोहर मॉडल, पर बीच में क्या हुई? डेवलपमेंट्स। बोहर के बाद क्वांटम, बीच में क्या हुई? डेवलपमेंट। यहां से लेके 99% ये वाला टॉपिक है, समझ रहे? ये वाला तो सिर्फ 1% है इस चैप्टर। क्लियर? मतलब पूरा डिटेल में क्या है हमारे 11th में? डेवलपमेंट्स है। डिटेल में कौन सा मॉडल है? बोहर मॉडल, ये और क्वांटम। क्लियर हो गया? तो ये पूरा क्या है? स्टोरी लाइन। क्या है ये? जो इसको लिखो पहले पेज पे, इंडेक्स बनाओ। अभी हम पहला कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? बेसिक्स। तो अभी अगले पेज पर लिखो हेडिंग बेसिक्स। अब देखेंगे हम बेसिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे। बेसिक्स में अपन पढ़ेंगे जो आप दोबारा नहीं बोलना, उस्तत। हाँ, तो इसमें बेटा बेसिक्स में हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स। रिगार्डिंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स अभी आपने पहले सुनना है, फिर लिखना है, ठीक है? मैं अपने आप को बोलूंगा तब लिखना है, पहले थोड़ा थोड़ा सुनना है। एक हफ्ते तक रीडिंग बैठ जाएगी, फिर आप आराम से नोट्स, फिर आपको पता लग जाएगा ना द वे ऑफ टीचिंग क्या है। अब जैसे ये क्या बना दिया हमने? एटम बना दिया, ठीक है? अब आप बताओ वरुण, क्या मैंने एटम में से अमीबा टाइप बनाया क्या? नो, ऐसा नहीं बनाया ना। एटम कौन सी फोटो में बनाया मैंने? हाँ, वेरी गुड। सर्कुलर मतलब स्फेरिकल बनाया। क्या बनाया? स्फेरिकल बनाया, ठीक है? ये कड़ा मिलेगा। अच्छा, ये सफियर है कि क्या है? ये सफियर है कि इसको रिंग बोलेंगे, सफियर बोलेंगे, सर्कल क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे कि सफियर बोलेंगे? नहीं ना, क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे कि सफेयर बोलेंगे? देखो लड्डू जो होता है, क्या लड्डू, वो क्या है? गोलगप्पा क्या है? गोलगप्पे के अंदर क्या आलू की स्टफिंग हो सकती है ना? होती है ना? तो जिस चीज के अंदर कोई स्टफिंग हो सकती है, लड्डू के अंदर बूंदी वाला लड्डू वगैरह है, तो उसके अंदर वो बूंदी की स्टफिंग है कि नहीं है? यस।
तो इसलिए हम वॉल्यूम की बातें करते हैं। स्फीयर क्या मतलब वॉल्यूम की बातें करेंगे। जब भी स्फीयर होगा तो बॉल, प्लास्टिक की जो बॉल होती है, कॉस्को की जो बॉल है, उसकी फोटो कैसे ऐसे 3D टाइप है कि नहीं है, चारों तरफ क्या है वो फैली हुई है कि नहीं, उसको क्या बोलना है सफेद। इसको क्या बोलना है सर्कल। क्या बोलना है सर्कल। मान लो गोलगप्पा होगा, ये क्या होता है गोलगप्पा। जैसे ही आप आलू डालोगे वो तो वही नीचे गिर जाएगा कि नहीं, तो ये सर्कल क्या है ये समझ गए। और चपाती जो होती है वो क्या होती है रोटी। मान लो गोल है ना, मान लो ये ऐसे होती है ना चपाती। मान लो एक रबड़ है, चपाती के ऊपर आप पनीर रखो, पनीर टिक्का का मोटा सा पीस रख दिया आपने, समझ रोल बनाया है। जैसे मान लो ये चपाती का क्या है, इसके ऊपर पनीर रखोगे तो पनीर उसके बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा चपाती के, यस, तो वो डिस्क है। क्या है वो सीडी होती है ना, सीडी, तो वो क्या होती है डिस्क होती है। तभी सीडी का दूसरा नाम क्या है डिस्क। डिस्क वो होती है जो पेपर की तरह होती है। किसकी तरह होती है डिस्क वो है जिसका खुद का कोई क्या है सरफेस है। क्या है खुद का कोई सरफेस, मतलब सरफेस पे रखोगे वो नीचे नहीं गिरेगा, बट वो तो जैसे ये दीवार है, दीवार क्या है डिस्क, क्या है ये डिस्क है। क्यों दीवार पर पेंट होता है तो हम इसका एरिया मानते हैं वॉल का कि वॉल्यूम मानते हैं एरिया। समझ आ गया कि नहीं आ गया। कमरा क्या है स्फीयर की तरह, क्यों कमरे के अंदर हम कुछ भी चीजों को भर सकते हैं, तो वॉल्यूम हो गया। सर्कल हो गया जिसका सिर्फ बाउंड्री होता है। क्या होता है सिर्फ बाउंड्री। एटम कौन सी शेप में होता है स्फेरिकल शेप में। कौन सी शेप में, इट इज जस्ट लाइक अ गोलगप्पा टाइप, मतलब शेल, मतलब शेल बोल दो चाहे स्फीयर बोल दो। कौन सा स्फीयर आगे कितने तरह के होते हैं जो आपने बोला था, कौन सा हॉलो स्फीयर, कौन सा हॉलो स्फीयर। समझ आ गया। हॉलो का मतलब अंदर क्या है, गोलगप्पे के अंदर क्या है खाली चीज। समझ आ गया। तो जब भी मैं एटम बनाऊंगा तो देखो ऐसा क्यों बनाते हैं एटम, क्योंकि एटम कौन सी फोटो में होता है स्फेरिकल शेप, इसलिए एटम को ऐसे बोल देते हैं। और बस ऐसे लगे कि ठीक है, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यही पर कुछ नहीं आता इसका, पर अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। ठीक है, ओके। एटम ये होता है एटम, सर्कुलर शेप मतलब स्फेरिकल इन नेचर। एटम के सेंटर में क्या होता है गाइस, वेरी गुड, क्या होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन्स और एक न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं एनीवन, हाँ, पार्टिकल्स का नाम क्या होता है न्यूक्लियॉन्स। क्या होता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो जब भी आपको टर्म आएगा न्यूक्लियॉन्स तो उसमें प्रोटॉन इंक्लूड करने की न्यूट्रॉन की दोनों दोनों समझ गए। इस चीज को क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है ये हम क्या कहते हैं, ये बाउंड्री पर अराउंड द न्यूक्लियस क्या होता रहता है रिवॉल्व होता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है बाहर रहता है, कहाँ सरफेस पर रहता है कि नहीं रहता। तो कितने पार्टिकल्स बोल दिए सबने, बोलो 3 पार्टिकल्स बोल दिए। 3 पार्टिकल्स को हम कौन से पार्टिकल्स बोलते हैं बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब का मतलब शायद क्या होता है स्मॉल डिवीजन। सब का मतलब स्मॉल, मतलब एटम को आगे फर्दर कितने पार्ट्स में क्या करें डिवाइड। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने हैं वंशिका, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं 3। कौन से इलेक्ट्रॉन को मैं ये वाले सिंबल से लिखूं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया कि नहीं, तो इसको लिखो। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो कल को आपको कोई बोलेगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो प्रणव खोपड़ी में एकदम क्या आना चाहिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड, मतलब एटम के फर्दर पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं।
है ठीक। नाउ नेक्स्ट हम एक टेबल बनाएंगे, पहले आपने देखना करना है फिर उसके बाद बनाना। ओके, तो कितने कौन से सबएटॉमिक पार्टिकल विद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनका डिस्कवरी किन ने किया? मान लो ये पहले वाले कौन है? जे थॉमसन, ठीक है, ऐसा कहते हैं। प्रोटॉन वाले कौन से हैं? टी गोल्डस्टीन, ये, और न्यूट्रॉन वाले क्या हैं? जेम्स शेड्जर। ये सब सिलेबस में है ना, ये सिलेबस में नहीं है, बट व्हेन यू रीड एनसीईआरटी तो आपको ये पता लग जाएगा, ठीक है। ये हमें याद करना है? नो, ये हमें याद नहीं करना है। ओके, ये यूपीएससी का नहीं है काम ये याद करना, ये तो जस्ट वैसे लिखवाया आपको। ओके, चार्ज, अच्छा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। कितना होता है? नहीं, अगर याद है, नहीं याद तो भी चलता है। हाँ, वेरी वेल, गुड। और चार्ज वेरी वेल उस तरह। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। सर क्या बोल रहे? अबे सर ये कह रहे हैं भाई, सर ये कह रहे हैं कूलम। ये किसका यूनिट है? चार्ज का यूनिट। रिप्रेजेंटेड कौन से सिंबल से? सी। समझ आ गया कि नहीं? अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। बट इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है यहाँ से, जब लगेगा तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है? नेगेटिव। प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव। चार्ज की वैल्यू क्या है? बट सेम 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0 कूलम। क्या होता है? 0, मतलब न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसको न्यूट्रल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूट्रल। ओके, फिर इसके बाद आता है बेटा क्या? मास। मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम, केजी, मिलीग्राम, ऐसे होते हैं कि नहीं होते? यस, बट एक होता है एसआई यूनिट। कौन सा यूनिट? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब, मान लो आप यूरोप चले गए, अफ्रीका चले गए, वहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या माने जाएंगे मास के? केजी। क्या माना जाएगा? केजी। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बोलो 9.1 into 10 की पावर -31 केजी। प्रोटॉन ये 1.6 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? बोलो 7। अरे भैया क्या बात है, वहां से याद है? -27 केजी। न्यूट्रॉन का होता है 1.675 into 10 raised to power -27 केजी। अब आप मेरे को ये बताओ प्रणव, ये 10 की पावर -27 है बेटा, ये भी 10 की पावर, ये 1.672 है, ये 1.675 है। बड़ा नंबर कौन सा? 1.672 कि 1.675? 1.675। ये क्या है? बड़ा नंबर 1.67। अबे डेसिमल हटा दो तो क्या बन गया? ये 1675 बन गया ना। अच्छा, ऐसा हिंदी में समझते काउंटिंग में यार 1675 पंजाबी समझ है कि और यस नो बोलो करना ना आती है काउंटिंग, लाइक दोनों हिंदी और पंजाबी में, जैसे मैंने बोल दिया 1675 है, ये 25 है, ये 30 है, ये 35 है, ऐसे आप समझते हैं कि थोड़ा बहुत कि? अच्छा, 100 तक आता है? 100 तक पंजाबी में इनको आती है काउंटिंग 100 तक। ओके, और हिंदी में? हिंदी मतलब कॉमन वाले तो आते हैं ना वर्ड, जैसे 1675 बोला लाइक डिड यू गेट इट? यस। ओके, व्हाट अबाउट 59 कितने से 59 11
उनाट का ट्रैक्टर होता है ना, लाइक वेरी फेमस इन द सॉन्ग्स. ओके सो 1.675. ओके ओए ये 1672 है, ये 1675 तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ? 1675. ठीक है. इसके बाद क्या लिखा सर ने? स्पेसिफिक चार्ज. देखो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू होती है बेटा चार्ज डिवाइडेड बाय मास. चार्ज डिवाइडेड बाय मास. ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो बताना. चार्ज कितना है इसका बोलो? -1.6 into 10⁻⁻90 कूलम. मास कितना है? 9.1 into 10⁻31 kg. इधर क्या लिखेंगे? 1.6 into 10⁻⁻19. 1.672 into 10⁻⁻27. इधर 0.1.675 into 10⁻⁻27. 0 by something is always 0. ओके. अच्छा, अब स्पेसिफिक चार्ज जो होता है बोलो. स्पेसिफिक चार्ज होता है, हाँ, ये ऑलवेज पॉजिटिव मानना होता है. क्या मानना होता है? ऑलवेज बोलो. ऑलवेज पॉजिटिव. देखो अब मैंने आपको पेजेस बताए थे, पहले 3-4 पेजेस छोड़ने हैं, उसमें अपन एक पॉइंट लिखेंगे, पहले सुन लो. जैसे अगर मान लो मैंने ये दो पैरेलल लाइंस बना दी, बीच में लिख दिया ऐसे -3, इसकी वैल्यू क्या होती है? 3. इसको बोलते हैं मॉडुलस. क्या बोलते हैं? मॉडुलस. क्या बोलते हैं? मॉडुलस. और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मॉड. क्या बोलते हैं? ठीक है. इसको बोलते हैं मॉड ऑफ माइनस इक्वल टू. अच्छा, सिमिलरली अगर बेटा 5 लिखा हुआ पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 5. इसका मतलब क्या है? अभी इसके अंदर अगर कोई भी इंसान जाएगा तो वो बाहर कैसे आएगा? पॉजिटिव होगा. कैसे आएगा? पॉजिटिव. तो ये मॉडुलस एक मैथ का फंक्शन है, थोड़ा बहुत यूज होता रहता है केमिस्ट्री में, हल्का फुल्का. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि ये किसी भी नंबर के आगे लग जाएगा, उसको क्या बना देगा? पॉजिटिव. जो पहले ही पॉजिटिव है उसको भी पॉजिटिव. नेगेटिव मत बना देना, क्योंकि इसके अंदर जो भी कोई जा रहा है कैसे होकर बाहर आ रहा है? पॉजिटिव. तो इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस. तो जो स्पेसिफिक चार्ज है, क्या है बेटा? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? चार्ज बाय मास का रेशियो, मतलब मॉडुलस ऑफ चार्ज बाय मास. तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या लगाना है? मॉड. यहाँ पर भी क्या लगाना है? मॉड. अच्छा, मॉड ऑफ माइनस है ना ये क्वांटिटी, क्या है ये? माइनस. तो माइनस क्वांटिटी क्या बन जाएगी अपने आप पर? प्लस. ये तो पहले ही क्या थी? प्लस. तो बेसिकली जब भी आप स्पेसिफिक चार्ज ढूंढोगे तो आपने चार्ज को पॉजिटिव ही मानना है. क्या मानना है? चाहे वो चार्ज क्या हो? नेगेटिव. मानना क्या है? पॉजिटिव. क्यों? इसकी डेफिनेशन में क्या है? कौन सी वैल्यू होती है? स्पेसिफिक चार्ज कैसे डिफाइन होता है? पॉजिटिव ऑफ, बोलो सर, पॉजिटिव ऑफ चार्ज बाय मास. क्लियर हो गया? अब पहले ये टेबल बनाओ, फिर बाद में बोलेंगे. अब मैं बताता हूँ कैसे लिखना. पहले इसको लिखो, सारे टेबल बनाओ पहले.
क्लियर? तो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज बाय मास। चार्ज बाय मास। चार्ज की वैल्यू हमेशा क्या माननी है? पॉजिटिव। मास तो पहले ही क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। अब फर्स्ट पेज पे आप ये मॉडुलस के बारे में, ये कभी ना कभी फिर काम आएगा। ये देखो फर्स्ट पेज पे दिन में वो लिखिए। फर्स्ट पेज में कोई जरूरत नहीं, आप इसी पेज पे ये यूनिट की समझ में आपने चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। ठीक है, अब जैसे ये जो लिखा हुआ है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, इसको ना हम बेटा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। मतलब कहने का मेरा ये है कि जब भी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम की बात होगी ना, तो आप इस वैल्यू को इतना बड़ा नंबर लिखने के बजाय, बोलो, इतना बड़ा नंबर लिखने के बजाय हम उसको कौन से अल्फाबेट से रिप्लेस कर देते हैं? स्मॉल ई। किससे? स्मॉल ई से रिप्लेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सर ई आएगा कि माइनस ई आएगा? माइनस ई आएगा। पर यहाँ पर क्या आएगा बेटा? ई आएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया ये बात? ठीक है सर, वो इलेक्ट्रॉन है, वो देखो मैंने ऐसे ऊपर लाइन लगी, मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है ना? देखो नहीं वो ई लिखो ना, जो भी पता है वो आगे। तो ये ई और माइनस ई भी बहुत यूज होता रहता है, तो ये ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नोट करके हम 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2-3 पॉइंट्स। ठीक है, अब पहले आप लोगों ने आंसर करना है, आराम से आंसर करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये ई वगैरह समझ गए ना सारा सिस्टम? ठीक है, चलो अब आप मेरे को ये बताओ, 10 की पावर माइनस, जैसे मान लो 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया? 10, इसका 100, इसका 1000। तो बड़ा नंबर कौन सा हो गया बेटा? 10 की पावर 3 बड़ा नंबर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। सिमिलरली 10 की पावर -1 का मतलब क्या होता है? 1/10। 10 की पावर -2 का मतलब 1/10 की पावर -3 का मतलब 1/1000। इसकी
इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.1 0.0001। तो बड़ा नंबर कौन सा हो गया 0.1 बड़ा नंबर है कि 0.01 0.1 की 0.01 0.1 बड़ा नंबर है। समझ आ गया कि तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे प्रणव भी अगर 10 की पावर क्या होती रहेगी पॉजिटिव में इंक्रीज होएगी तो वो नंबर बढ़ेगा, नेगेटिव में होएगी तो वो नंबर कम होएगा। 10 की पावर जितनी नेगेटिव ज्यादा उतना वो छोटा नंबर की बड़ा नंबर मतलब 10 की पावर -3 बड़ा नंबर है कि -2 -2 बड़ा नंबर। समझ आ गया कि नहीं है? तो सिमिलरली अब आप आराम से डीप ब्रीथिंग करके ये बताएं यहाँ पर बेटा 10 की पावर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर -27 यहाँ पर -31। तो बड़ा नंबर कौन सा होगा -27 की -31 -27। ये किसका मास लिखा हुआ है मास ऑफ बोलो प्रोटॉन। तो इसका मतलब क्या हम ये लिख सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते कोई डाउट ठीक है ओके पहला। दूसरा सर ये कितना ज्यादा होएगा क्या ये 2 टाइम्स होएगा 3 टाइम्स भारी है 4 टाइम्स भारी है कितने टाइम्स भारी है। मास ऑफ प्रोटॉन इज approximately 2000 times more than mass of बोलो इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं देखो अप्रोक्सीमेट को ना हमेशा ऐसे ओके इक्वल टू 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया कि सर नहीं क्लियर हुआ। अब कहने का मतलब ये है भी अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 है कितनी है मान लो 1 ग्राम है तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा बेटा 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम मतलब कितना 2000 ग्राम। तो अब आप बताओ प्रोटॉन का मास तो 2000 है इलेक्ट्रॉन का 1 ग्राम। तो भारी कौन हो गया प्रोटॉन कितना भारी हो गया 2000 कितना हो गया। क्या आपको ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं। अच्छा ये तो होता है कैलकुलेशन के लिए बट एग्जैक्टली बोलो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई आपको बिल्कुल जिद पर ही आ जाए कोई नहीं मेरे को तो एग्जैक्ट बताओ तो वो कितना होता है 1837 समझिए। 1857 में तो क्या हो गया था रिवोल्ट हो गया था समझ ये क्लियर हो गया एग्जैक्टली क्लियर हो गया एक पॉइंट ठीक। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पहले ये पॉइंट टू लास्ट पॉइंट फिर एक साथ देखते हैं। चलो साहेब भाई आप बताओ 10 की पावर -27 10 की पावर सेम से 1.672 1.675 तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है इन दोनों में कि नहीं है। वो 1672 है ये 1675 है तो 3 का ही फर्क है कि नहीं है बोलो। वैसे तो 0.003 का फर्क है बट बहुत ही कम डिफरेंस है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं बेटा वी मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो जब भी हम क्या करेंगे कैलकुलेशन मतलब सॉल्विंग करेंगे तो हमें मास ऑफ प्रोटॉन को क्या मान लेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन को क्या मान लेंगे मास ऑफ प्रोटॉन ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए समझ आ गया आपको क्लियर। तो पहला पॉइंट तो मैंने बात को नोट कर ली मास ऑफ प्रोटॉन ये पहला। दूसरा पॉइंट एज इट इज लिखो एमपी का मतलब क्या है मास ऑफ प्रोटॉन। ये वंशिका का सबस्क्रिप्ट क्या मतलब पैरों में इसके समझे मतलब वंश बेटा ऐसा नहीं है ये ओके। अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम्स
2000 बोलो 2000 फर्स्ट पॉइंट सेकंड थर्ड पॉइंट मैं डिक्टेट करूंगा थर्ड फर्स्ट सेकंड लिखिए सभी ने थर्ड लिखो मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली equal to mass of neutron. Mass of proton is approximately equal to mass of neutron. That is for calculation हम क्या मानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम बेटा आपका नहीं दोबारा बताओ नहीं वास्तविकता का मतलब क्या होता है हाँ इन रियलिटी कौन भारी है बट न्यूट्रॉन की प्रोटॉन तो अगर आपको वैसे ही मास का ऑर्डर आ जाए इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का पार्टिकल है कि नहीं है इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का पार्टिकल बस तेरे भारी है क्या इलेक्ट्रॉन इसने पंखे के नीचे बैठा है अगली क्लास में बताएंगे इसलिए नाउ नेक्स्ट है ये तो होगी सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं बेटा 3 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनके बारे में हमें जो क्वेश्चन आता है वो स्पेसिफिक चार्ज पर आता है किसके पास आता है स्पेसिफिक हां तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है चार्ज बाय मास ये वैल्यू ऑलवेज क्या होती है पॉजिटिव क्या होती है पॉजिटिव ओके फिर इसके बाद आ गया लिखो नेक्स्ट पॉइंट इज अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल ठीक है अब पहले सुंदर तो लिखना पहला पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय कौन सा सिंबल अल्फा किसे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा डेफिनेशन क्या है कौन है ये पार्टिकल क्या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पहले ये है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डेफिनेशन इसका होता है अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस बोलो न्यूक्लियस किसका न्यूक्लियस हीलियम एटम किसका हीलियम समझ आ गया कि नहीं हीलियम सर कहाँ आता है अब देखो ये हीलियम एटम ओके क्या मतलब सर देखो पहले क्या आता है बेटा एटॉमिक मतलब पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन फिर कौन आता है हीलियम एटम मैंने ये बना दिया हीलियम एटम के अंदर क्या होएगा न्यूक्लियस होएगा हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है अगर याद है तो वो कितना होता है 2 होएगा तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है नॉलेज के लिए बता रहा हूँ
हीलियम में प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं बेटा? दो प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स नॉलेज के लिए बता रहे हैं कितना होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 2। और वो कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। ये स्ट्रक्चर किसका बनाया मैंने? हीलियम का बना दिया कि नहीं? मतलब किसका स्ट्रक्चर बना दिया? ये हीलियम एटम का स्ट्रक्चर बना दिया हमने। ठीक है, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ओके, अब मैंने क्या किया? इस हीलियम एटम में से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया? गायब कर दिया। क्या कर दिया? गायब कर दिया। तो कौन रह जाएगा? सिर्फ न्यूक्लियस रह जाएगा। इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 2 प्रोटॉन्स होंगे और 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। क्या आपकी आंखों को कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ पर? नो। तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। क्या बन गया? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम बन गया कि नहीं? बोलो। तो इस सिनेरियो को हम कौन सा पार्टिकल बोलते हैं बेटा? अल्फा पार्टिकल। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसको He+2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? He+2। ये कैसे आया ये भी बाद में बताएंगे। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। क्लियर? तो इसका सिंबल ये आ गया कि नहीं? हमें बस ये याद रखना है। ठीक है, लिखते कैसे हैं? अल्फा, बट होता क्या है? He+2। He+2 का मतलब इट इज ए न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को बोलते हैं? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। क्या ये आपको थर्ड पॉइंट समझ आ गया? हीलियम एटम और अल्फा पार्टिकल में क्या चक्कर है? बोलो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट। अब आप इधर ही बताओ मेरे को, अगर मैं आपको ये बोलना चाहूँ कि बेटा व्हाट इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो वो कितना होगा प्रणव? आप क्या बोलोगे सर? 2 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। क्यों? इसमें 2 क्या है? प्रोटॉन। प्लस 2 टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन। फिर वंशिका कहेगी सर आपने अभी बताया था मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को क्या मानते हैं? ऑलमोस्ट सेम। तो फिर 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ इसको? यस। तो ये कितना हो गया बेटा? अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स द मास ऑफ। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, किसी को मन में आया सर इसको न्यूट्रॉन भी लिख सकते हैं? आप वो चक्कर नहीं समझ गए, पर यूजुअली प्रोटॉन में लिखते हैं तो प्रोटॉन लिखते हैं। कोई डाउट? ओके। फिर अगला क्वेश्चन जो आता है आपको वो क्या आता है? चार्ज ऑफ वर्मूल बेटा अल्फा पार्टिकल। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। चार्ज का सिंबल क्या होता है? Q। क्या होता है? Q। C तो क्या होता है उसका? यूनिट है। कूलम तो यूनिट है, सिंबल नहीं है। क्या नहीं है? सिंबल। सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है। समझ रहे हो? सिंबल क्या है? चार्ज का Q। तो चार्ज कितना आएगा बताओ मेरे को? क्या बोलोगे? 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। कितना होता है? 0। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। मतलब एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज था? E। 2 पर 2। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? तो बताओ अल्फा पार्टिकल अल्फा होता क्या है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन 2 बोलो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो टोटल कितना हो गया? 4 टाइम्स द मास ऑफ बट 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। समझ? 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। समझ आ गया कि ये कौन से पार्टिकल है? ये अल्फा पार्टिकल। देखो इसके बाद टू डाउट। तो पर जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से सेम नहीं होते तो एटम अनस्टेबल नहीं हो जाता ना, वो आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? आयन मतलब चार्ज स्पीसी बनता है। क्या बन जाता है? चार्ज। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये ऐसा कह रही है भी सर जब एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? छूमंतर हो जाए। क्या हो जाए? मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए, सेम ना रहे, तो वो स्पीसी क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। जब भी दुनिया में बेटा कोई चार्ज स्पीसी होगा, कौन सा स्पीसी?
चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो उसके साथ पक्का कोई कौन सी बॉडी होगी, नेगेटिव चार्ज भी रहती है, ठीक है। तो ऐसे अनस्टेबल नहीं होते। मतलब ये भी अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकते, वरना अकेले किसी के साथ कंबाइंड होते हैं। जैसे NaCl में Na प्लस है, Cl माइनस है, तो कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव के साथ कंबाइंड होए, अकेला नहीं रहता। आगे से एक ही रोड पर पहले से बनाए हुए हैं, पहले वाले नहीं, बस अब से तो यही नया बात है। पहले वाले नहीं लिखने का जाऊंगा, वो सारे रिव्यूज देंगे। ओके, कोई डाउट? पंच भाई कोई डाउट? ठीक है, बिल्कुल आप एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्या करते हैं? क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये बोलो? PYQ। PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जेई में भी बहुत बार आया और नीट में भी बहुत बार आया। अच्छा, आप में से मेडिकल कैंडिडेट्स कौन सा नॉन मेडिकल वाले हैंड रेज करेंगे? Arrange electron, proton, neutron, alpha particle in increasing order of their specific charge. इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले छोटी वैल्यू की पहले बड़ी वैल्यू, पहले छोटी वैल्यू, फिर धीरे धीरे
इंक्रीज हो रही है, हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज। चलो करो क्वेश्चन, लगाओ दिमाग लगाओ, क्या बन लगी है ना, देखना नहीं कुछ, देखना पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर पढ़ना है, फिर समझना है, फिर देखना है कैसे करना है, समझना है? पहले मोड करके देखना है। Specific charge always क्या मानेंगे? स्पेसिफिक चार्ज का मतलब कौन सी रेशियो पूछी है मैंने? चार्ज बाय स्पेसिफिक चार्ज का मतलब बेटा की फाइंड आउट करना तुसी चार्ज बाय मास की रेशियो फाइंड आउट करना, ठीक है? ठीक है ना?
देखो सही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख दिया, मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू, ठीक है। अब स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज बाय मास, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होगा। पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई होता है कि माइनस ई होता है, माइनस ई, बट स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू क्या रखनी होती है, पॉजिटिव। तो हम इसका मतलब हमें तो कौन सी वैल्यू से मतलब है, सिर्फ ई बाय एम ई से मतलब है कि ओके। चाहे आप इसको सीधा क्या लिख सकते हो जी सर, वैसे तो माइनस ई बाय एम ई आना चाहिए, बट माइनस हम ये एम ई का मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर क्या लिख दिया, प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है बेटा, चार्ज कितना होता है प्रोटॉन का, ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। फिर क्या लिख दिया आपने, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज है 0 डिवाइडेड बाय मास ऑफ। फिर अगला कौन सा पार्टिकल है, अल्फा, अल्फा पार्टिकल का क्या लिखेंगे, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा। ऐसे ही होएगा कि नहीं होएगा, ओए यस नो बोलो। अब देखो Q ऑफ अल्फा, Q ऑफ अल्फा मतलब कितना होता है चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है, नोट देख के बताओ 0। सो प्रोटॉन का कितना होता है E, तो कितने प्रोटॉन होते हैं अल्फा पार्टिकल में, 2, तो 2E आ गया कि नहीं आ गया चार्ज, नोट देखो 2, ठीक है ना। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होएगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो मतलब 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। 2 से 4 क्या हो गया, तो 2 टाइम्स क्या आ गया मास ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोल, ठीक है। अब यहाँ पर सारे बच्चे गौर करें, हमें वैल्यूज पूछी गई थी कि उनका कंपैरिजन पूछा गया था, कंपैरिजन पूछा गया। अगर तो मेरे को वैल्यूज पूछी जाती, क्या पूछी जाती है मुझसे, वैल्यूज पूछी जाती, फिर तो मेरे को E की वैल्यू भी पुट अप करनी थी, ME की भी वैल्यू, दोनों को डिवाइड करना वैल्यू ढूंढता, बट मेरे को तो क्या पूछा गया है, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, विदाउट पुटिंग अप द वैल्यूज, क्यों, क्योंकि इससे हमारा थोड़ा सा टाइम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, समझ। तो एक बार जब भी पेपर में बोलो, जब भी पेपर में कंपैरिजन का क्वेश्चन आएगा तो ट्राई करना भी विदाउट वैल्यूज, नहीं सॉल्व तो करना ही है, विदाउट वैल्यूज पुट अप करके क्या करें, सॉल्व करें, समझ रहे हो, विदाउट वैल्यूज पुट अप करके। अच्छा अब ये देखो E by ME, E by MP, 0 by MN कितना होता है, 0, तो न्यूट्रॉन की तो वैल्यू सबसे क्या आ गई बेटा, लीस्ट आ गई कि नहीं आई, ठीक है। अब ये देखो, बस आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है इसमें, कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, इधर ही लिख देते हैं कॉन्सेप्ट। चलो बताओ वंशी, 2/5 और 2/3 में विच इज बिगर वैल्यू, कैसे, न्यूमरेटर क्या है, अगर सेम 2 एंड 2, डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा उसकी वैल्यू, ये पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, तो 2/5 कैसी वैल्यू होगी, लेसर वैल्यू, 2/3 क्यों, न्यूमरेटर से इसका डिनोमिनेटर ज्यादा तो उसकी वैल्यू, कोई डाउट, बस ये कॉन्सेप्ट क्या करना है यहाँ पर। ये आप कौन सी क्लास में पढ़ लेते हो, 7th में 8th में, 10th तक तो पढ़ते ही हो, 10th तक पक्का सारे बच्चे 10th तक तो पढ़ते हैं ना कॉन्सेप्ट। अब देखो न्यूमरेटर क्या है दोनों का, E एंड E, इधर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर मास ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था कौन भारी होता है, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, इसका में इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब बेटा
स्पेसिफिक चार्ज किसका ज्यादा होएगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में न्यूमरेटर सेम, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा, तो इसकी वैल्यू कम होएगी। तो इसका मतलब प्रोटॉन की वैल्यू कम है, किससे? एक रिलेशन तो पक्का मिल गया कि नहीं मिल गया, कोई डाउट? अब आप या तो इन दोनों को कंपेयर कर लो या इन दोनों को कर लो, कैसे भी करोगे, यही करेंगे कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें समझ आ गया कि भाई दोनों का न्यूमरेटर क्या था, फटाफट बोलो क्या था? सेम। मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर क्या लिखेंगे? प्रोटॉन की वैल्यू क्या है? लेस है किससे? इलेक्ट्रॉन। कौन सी? स्पेसिफिक चार्ज वाली वैल्यू। ओके बेटा, अब मैं चाहता हूँ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को क्या करूँ? कंपेयर करूँ। इन दोनों का न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? बट यहाँ पर 1 mp है, यहाँ पे 2 mp। किसका डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया? इसका मतलब अल्फा पार्टिकल। समझ आ गया कि नहीं? ये 1 mp है, ये 2 mp। कोई दिमाग पे लोड तो नहीं पड़ रहा? नहीं बेटा, ये तो बहुत सिंपल है। ओके, 2 mp, तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया? ज्यादा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? लेस। इसका मतलब किसकी वैल्यू ज्यादा है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ प्रोटॉन की वैल्यू ज्यादा बेटा किससे? अब आपके पास ये वाला सिनेरियो, इन दोनों को कंपेयर करो, क्या करेंगे? देखो क्या लिखेंगे? अल्फा पार्टिकल की वैल्यू प्रोटॉन से लेस और प्रोटॉन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन से लेस, और सबसे कम कौन है? न्यूट्रॉन। तो आंसर ये आ गया कि नहीं आ गया? ये कौन सा आंसर आ गया हमारा? इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना बेटा, बोलो बोलो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे के मन में रहता है, सर मेरे दिमाग में कैसे आएगा कि ऐसे ही करना है? सच बता दो, ऐसे आता है? मेरे तो आता था 11th में भाई, जब भी कोई टीचर सर हमें कैसे पता लगेगा कि इसको ऐसे ही करना है? तो यहाँ पर कॉटेज क्लासेस में आई ऑलवेज ट्राई कि आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड करो। क्या बिल्ड करो? थॉट, जिसमें बहुत कम लोग वर्क करते हैं। क्लियर? मतलब आपके दिमाग में ये बातें कैसे चलेंगी, इसको क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ऑफ थॉट प्रोसेस। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंपैरिजन का क्या आए, क्वेश्चन आए, तो आपने ट्राई करना है कि क्या वो विदाउट वैल्यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये एक क्या है? थॉट प्रोसेस। क्या है ये? अब इसको फर्दर कैसे करना है? जैसे मैंने कैसे किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सिंपल कंपैरिजन करके, समझे? जब वैल्यूज नहीं पुट अप करनी तो क्या करना पड़ेगा? हमें ऑब्वियसली कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर कैसे करोगे? क्वेश्चन को देख के, इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला। फिर आप जब ये क्वेश्चन 2 बार घर पे कर लोगे, क्या आप इसका सॉल्यूशन याद करोगे? नो। आप इसका क्या याद करोगे? अप्रोच। क्या याद करोगे? कौन सी अप्रोच? सीसीए। कौन सी अप्रोच? मतलब कॉटेक्स क्लासेस अप्रोच। क्या जब भी क्वेश्चन कंपैरिजन का है तो ट्राई करो विदाउट वैल्यूज करने का। ये इस क्वेश्चन का क्या है? अप्रोच। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्या क्या है एक बार दोबारा बोलो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर डिफरेंट। किसका मास ज्यादा होता है? प्रोटॉन का। तो किसकी स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू कम होएगी? प्रोटॉन की। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या है? विनर। किससे? प्रोटॉन से। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में न्यूमरेटर क्या है दोनों का? सेम। डिनोमिनेटर किसका ज्यादा है? अल्फा पार्टिकल का। तो वैल्यू किसकी कम होगी? अल्फा पार्टिकल की। किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? प्रोटॉन की। तो इन दोनों को कंपेयर करो तो फिर ये आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? कोई डाउट किसी बच्चे? क्लियर? तो लिखो।
तो ऐसे अपन ट्राई करेंगे कि थॉट प्रोसेस क्या करें, बिल्ड करें। तो आपने यहाँ पर ये सब सीख रखी है, अप्रोच भी लिखनी है। अप्रोच क्या लिखोगे कि जब भी क्वेश्चन बहुत सारे लैंग्वेज में लिखो, किसमें लिखना है, मतलब JAB, जब BHI ऐसे समझे। जब भी क्वेश्चन कंपैरिजन का आए, देखो मतलब इंग्लिश में वर्ड हमें समझना है वाले कौन सा हेडिंग में जाएंगे समझे क्या। तो जब भी क्वेश्चन पंजाबी में लिखो, जब भी क्वेश्चन कंपैरिजन का आए तो ऑलवेज ट्राई नॉट टू पुट अप द वैल्यूज, ठीक है। जब भी क्वेश्चन कंपैरिजन का आए तो ट्राई करो कि भाई हम वैल्यूज को पुट अप ना करें। ये थॉट प्रोसेस है, ये क्वेश्चन है, ये बड़ा इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा आपको सीख रहे हैं, सॉल्यूशन तो पढ़े आप नेट पे। सभी इतनी देर बाद पहली क्लास आया, थोड़ा तो थके हो गए यार, यार एक कब तक होगी क्लास में है। बोल दो यस, बोल दो यार यस बोल दो। सर बात नहीं करेंगे भाई, मैं सब ठीक कर रहा हूँ, मैं तो दिखा रहा हूँ यही कर रहा है। मैं कोटा गया था पढ़ने, लाइक एट दैट टाइम देयर वाज एन इंस्टीट्यूट वो हियर, एक ही खुला था कॉम्पिटिशन था तब थे भी अपने आसपास में 10-15 साल पहले अपने इंस्टीट्यूट पहले कम हो गए, अभी तो पहली क्लास है, अभी 10th के बाद आए हैं तो थोड़ा अभी तो पेपर दे के आए हैं, उस पेपर में 3 घंटे बैठने की आदत थी, जरा घर पे पढ़ने की। फिर अभी तो 7-5 तो CBSE वाले खत्म हो गए, उसके बाद तो कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, समझ रहे हो। 10th वाले बच्चे आपके पेपर कब तक तुम्हें पढ़ेंगे, 23 हाँ 23 तक। फिर दोस्तों से भी मिलना होता है ना, उससे भी मतलब थोड़ा सा कि भाई अब कब मिलेंगे, हम याद आएंगे ये पल। ओके चलो अभी ये वाला इंजीनियर करते हैं, अभी वो वाला इंजीनियरिंग होता रहता हुआ है कि नहीं हुआ। चलो भाई आज उधर ही होते हैं, आज उधर है मौत रहता है भाई। तो इधर पढ़ाई स्टार्ट हो गई, कैसे करेंगे तो धीरे धीरे हैबिट बिल्ड होगी, तो कोई चक्कर नहीं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा अभी तक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम कौन सी फोटो में होता है, स्फीयर में होता है, स्फीयर रिंग रोटी लड्डू शेल, सब क्लियर हो गया। तो मतलब इसको क्या बोलते हैं, डिस्क क्या होती है, धीरे धीरे करके ये चीजें वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर करेंगे। चार्ज मास ये सब क्लियर है, स्पेसिफिक चार्ज पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव, उसके लिए हमने क्या यूज किया, मॉडुलस। क्या किया है, मॉडुलस। कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आ जाए ऐसा किया। अब देखो यहाँ पर कॉर्टेक्स क्लासेस में अब आपकी केमिस्ट्री की कितनी क्लासेस होंगी, 4 क्लासेस। कितनी क्लासेस, और थोड़ी बातें करते हैं अब रिलैक्स हो बात। तो 4 क्लासेस होंगी। कितने दिन आना है आपने यहाँ पर, 5 दिन, ठीक 5 डेज आपकी क्या होंगी क्लासेस, ठीक है। मोस्ट लाइकली आपका जो ऑफ होएगा वो कौन सा डे होएगा, देखो संडे तो फुल ऑफ है, बोलो ये तो वेडनेसडे क्या होएगा, हर 2 हफ्ते बाद एक टेस्ट होएगा, एवरी 2 वीक, ठीक है। तो एक वेडनेसडे छुट्टी, एक वेडनेसडे टेस्ट, एक वेडनेसडे छुट्टी, एक वेडनेसडे टेस्ट। प्रॉपर पैटर्न जो जेईई मेंस का और जो नीट का, फिर आपको टेस्ट से पैटर्न भी पता लग जाएगा भाई किस तरह का चलता है सिनेरियो। क्लियर हो गया, ठीक है। अब 11th में देखो आपके पेपर 23rd को खत्म हुए, आपके 7th को खत्म हुए है ना CBSE वालों के। तो फिर उसके बाद जहाँ पर भी आप गए होंगे रिलेटिव्स के पास, ये सोच के जो है चलो तो खाते पीते हैं, उन्होंने ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया होगा, जब घर पे कोई आता होगा तो ऐसे मोस्ट लाइकली वही 11th-12th में क्या करना है, इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करनी है, पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ऐसा कहते हैं क्या, बाकी थोड़ा ऊपर कहते हैं
भी ऐसे करना बेटा, क्या कहते हैं हाँ भाई फोकस करना है पढ़ाई पर और हाँ पढ़ो थोड़ा मुझे 12 घंटे ऐसा सुना तो होगा आपको, क्या कहते हैं कोई भी आप बड़े भैया छोटे छोटे भैया बड़े भैया बड़ी बहन ऐसे भी बनते हैं आप, जो आप स्ट्रीम ऑफ करो उसी की नेगेटिविटी चला देते हैं। ये भी बहुत कैसेट वाले बनते हैं, आपको समझ रहे हो क्या? जैसे आप कहोगे मेरे को ये बनना है, कहीं ऐसे भी होता है बच्चे का बेटा, मान लो अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया तो सारे आपको कहेंगे बेटा यूपीएससी कर लो, कहीं एकदम प्रेजेंट में रहते हैं। मान लो कोई लड़की पायलट बनी हुई है ना अपने उधर संगरूर एरिया में, तो आजकल सोशल मीडिया में बहुत जल्दी वायरल होता है ना चीज़ें, तो सारे कहेंगे पायलट का कोर्स देखिए कैसे होता है, इसमें भी बड़ी है। कई एकदम प्रेजेंट में रहते हैं, अभी खबर सुन के आए वही आपको पहले के टॉप कर दो। आपने क्या सुना है? हाँ फोन थी, नो फोन वेरी वेल, हाँ नो फोन, फोकस फुल फोकस 12 to 18 आवर्स कोई और वही बहुत छोटा आप उसको क्या है वही टू कहने में हो रहा है, डॉक्टर बनना है मन को याद करना है साहब फोन छोड़ दिया उसको, हाँ फोन ऐसे 20 लाख से अच्छे से आगे निकल जाएगा है। कोई बता रहा था मेरे को टीचर ही, वो कहता है बस फोन छोड़ दे, नीट में देख 25 लाख बच्चा पेपर देता है, उनमें से 15 लाख से फोन नहीं छूटता, फोन अच्छा। छोड़ दे देख 10 लाख 15 लाख बच्चे से आ गए। अच्छा ये भी सही, क्योंकि वाला बेटा अच्छे से में से 15 में से आ गए 10 लाख बच्चे के फोन नहीं छोड़ते हैं, इसका मतलब है 10 लाख बच्चे फोन छोड़ देते हैं, ये मतलब हो गया। बट 10 लाख में से पढ़ते भी कितने हैं? हाँ वो उनका अपना डेटा था, घर पे जाके सब देख होगा। मेरा क्या की याद है जो ये जो 18 घंटे वाले बच्चे हैं ये 5 घंटे सोते होंगे और बाकी 1 घंटे क्या करते, मतलब 6 घंटे सोते हैं बस। इस पर आते हैं, अभी आते हैं प्रणव, आपने क्या सुना है? प्रणव 5-10 मिनट की बात ही 2000 तक से अरे सर्वर पर ही गया भाई, मेरे को आता नहीं है हिंदी में, लेकिन जो बस से 2 साल नो चल नो टीवी है नो चल नो टीवी, फिर बस जिंदगी सेट है। फिर जिंदगी सेट है। अरे ये बताइए ये बस ये भी कहीं कहते हैं ये झूठ है ये वो भी कहते हैं भाई अभी पढ़ ले तो बस बाद में, तो इसलिए पहला ये है देखो फुल फोकस 12 से 18 घंटे, 12 से 18 घंटे हमें ऐसे काम नहीं करने वाली बात समझ रहे हो? देखो मैं तो आपको बोलता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ 2 थिंग्स। पहला जिन बच्चों को जैसे पढ़ाया नहीं, मैंने उस दिन IQS में उधर पढ़ाया तो ऑल इंडिया रैंक वन था, उसको मैंने 2 साल पूरा देखा है भाई भाई वो कैसे पढ़ता है, उसको भी छोड़ो ऑल इंडिया रैंक वन को, ऐसे बच्चे थे केमिस्ट्री 180 और 180 IQS के भी इतिहास में जब मैंने उनको 2 साल पढ़ाया तो 10 बच्चे आए जिनके 180 होगा 180 ना उससे पहले को दिया है ना उसके बाद को दिया है, समझ रहे हो? तो वो इतने नहीं थे कि वो 12 से 18 घंटे पढ़ने वाले हैं, ओके ऐसा कुछ नहीं। तो होता क्या है दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, वो 7 घंटे तो हम सोएंगे कुछ भी हो, 7 घंटे तो हम 6 घंटे एक साथ सोएंगे, 1 घंटा नैप ले लें, कुछ भी करके 7 घंटे तो हो ही जाएंगे सोने में, ठीक है 8 होते हैं वैसे 7 मान लो, तो कितने माइनस हो गए 7 घंटे ये, ठीक है 1 घंटा भाई फ्रेशन अप भी होएंगे, समझ रहे हो? फिर 1 घंटा हम खाना वाना में भी टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर 1 घंटा अपने को इंस्टीट्यूट आने के लिए तैयार श्यार होना है, आना है जाना है, एक्टिव खानी पेट्रोल भी करना, सामान भी लेकर आना, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है फिर अपने को मान लो आधा घंटा कभी फोन पे भी बात करनी पड़ जाती है ना, जब देखना पड़ जाता है कुछ ना कुछ इधर उधर का माहौल, समझ रहे हो? किसी से बात करा दी और आधा घंटा अपने को वो भी करना पड़ता है, घर में बैल बजी है, कपड़े लेके आओ, प्रेस करो, ये करो वो करो ना, तो ये सब मैगी बनने का मन, खाने का मन कर रहा है तो मैगी ले आए, तो कुछ भी करके 1 घंटा हो। अब आप बताओ कितने घंटे हो गए? 7 और 3 10 और 1 11 घंटे, 24 में से 11 को माइनस कर दो, कितने घंटे हो गए? 13 घंटे तो देखो रह गए कि नहीं रह गए, ठीक है। अब देखो 13 घंटे तो जो बिल्कुल नेक टू नेक है, क्या है? बिल्कुल नेक टू नेक है, ठीक है। अब आपकी डेली 3 क्लासेस मान के चलो,
3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 क्लासेस। तो आप ये मान के चलो 1.5 घंटे की एक क्लास है ना, तो कितना हो गया, काफी हो गया। हाँ 1.5 प्लस इसमें मैं ये कहूँगा 1 आवर और जोड़ दो, क्यों बीच में ब्रेक हुई तो थोड़ा बहुत ये भी कॉन्सेप्ट हुए, तो कितना हो गया 4.5 प्लस 1 कितना हो गया, लगभग 5.5 आवर्स हो गया कि नहीं हो गया है? यस, लगभग 6 घंटे मान लो आप काम करो इंस्टीट्यूट में। किधर हो? इंस्टीट्यूट में। 13 घंटे में आराम से सोए खाए पिए, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोल दो, ठीक है। तो आपने 24 घंटे में से 11 घंटे तो आपके खाने पीने में इधर उधर में चले ही जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 6 घंटे आपके कहाँ जाएंगे? ऑटेक्स क्लासेस में जाएंगे, मान लो 6 घंटे इंस्टीट्यूट में चलेंगे, समझ गए? अब पीछे कितने आवर्स रह गए? कितने आवर्स? 7 आवर्स रह गए। अब घर पे जाके आपने कितने आवर्स पढ़ने? 5 आवर्स। कितने? कौन से? एकदम इफेक्टिव। 5 भी छोड़ो, कितने आवर्स पढ़ने? 4.5। और आगे वर्ड क्या लगाया सबने? इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब ये है, जैसे अनुष्का करके एक लड़की थी उधर आई बस में, ठीक है, तो मैंने ऐसे अपन भी सीखते हैं ना कैसे इफेक्टिव पढ़े। तो इफेक्टिव के लिए मैंने वो यूपीएससी तो मेरे को भी ऑल इंडिया रैंक 99 ने बताया कैसे करो, स्टॉप वॉच डालो, ठीक है, 200-300 जगह आता है स्पोर्ट्स पर्सन, जब आप बैठने पड़ो तो ऑन कर दो, स्टॉप वॉच कर दिया। जब आप उठ रहे हो, पानी पीने जा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, किचन में बातें कर रहे हैं, चम्मा क्या बनाई है, वो इधर उधर की बातें चल रहे होगे, तब बंद कर दो स्टॉप वॉच। फिर पढ़ने बैठे, फिर स्टॉप वॉच क्या किया? ऑन किया। तो आपने फिर देखना पूरे दिन में आप कितने घंटे पढ़े, वो कितनी देर होनी चाहिए? 4.5 घंटे। इस इफेक्टिवनेस की जो बातें होती है ना, इस इफेक्टिवनेस की बातें होती है ना, वो आपके कितने घंटे खा जाएगा? 4.5 घंटे को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको 6-7 घंटे उस माहौल में रहना पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, बट पढ़ाई वाले माहौल में रहना पड़ेगा। मान लो आप 8 बजे उठे, तो आप सोचोगे चलो भी पढ़ते हैं, तो 10-15 मिनट तो टेबल पर बैठने में निकल जाते हैं ना यार, पता नहीं लगते, समझ रहे हो? फिर 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़े तो ऐसे, तो आपके 24 घंटे पूरे हो गए कि नहीं हुए? अब जो बच्चे ये कहते हैं 12 से 18 घंटे पढ़ते हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं? सुबह 5 बजे उठते हैं। कितने बजे उठ के? मान लो 5 बजे। सुबह ही उन्होंने बुक उठा ली, उठती 2 मिनट के लिए उठा ली, और वो सो गए कितने बजे? 11 बजे सो रहे। कितने बजे सो रहे हैं? 11 बजे। 5 और 11 6 होते हैं, 11 से 5 कितने घंटे होते हैं? 6 आवर। तो सोते टाइम भी उन्होंने बुक उठाई हुई थी, उठते टाइम भी, तो उनको लगेगा मैंने सुबह से शाम तक क्या किया है? पढ़ाई। चलो, तो इसलिए वो कितने घंटे हो गए? 18 घंटे। वो ऐसे रहे, तो ये कोई पॉसिबल नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ लो? 18 घंटे। अब आप बताओ, देखो होता क्या है, अब आपके बोर्ड के पेपर थे कि नहीं थे? अब आप ये बताओ, जब बोर्ड के पेपर थे, क्या आपने दिन रात एक कर दिया कि नहीं कर दिया यार? 1-2 दिन तो, जब 2 दिन की छुट्टियां होंगी कोई पेपर के आगे या कुछ है, तो आपको लग रहा होगा यार पूरा दिन हम कैसे पढ़ लिए, पहले तो इतना नहीं पढ़े थे। आपकी इनपुट बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये बताओ कंपैरेटिवली। जितना आप नॉर्मली पढ़ते थे ड्यूरिंग दीज बोर्ड एग्जाम, ज्यादा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ये बताओ। नहीं, ज्यादातर नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बोर्ड के टाइम पे ज्यादा पढ़ते हैं कि कम पढ़ते हैं? ज्यादा पढ़ते हैं। तो आपको क्या लगेगा कि आप 10-11 घंटे पढ़ लेते हैं पूरे दिन। कितने घंटे पढ़ लेते थे? वो टाइम कब आएगा आपका नीट और जेईई में? जब आपका पेपर आएगा 2 साल बाद। क्या आएगा? पेपर आएगा 2 साल बाद, तो उससे जस्ट 1 महीना पहले उस दिन, ठीक है ना? तो आपको अपने आप ही अंदर से लगेगा मेरे को पढ़ना है, जैसे बोर्ड में नहीं होता वैसे। तब आपको ये बातें करनी है, 11-12 घंटे पढ़ने। डेली रूटीन में आपने सिर्फ 4.5 घंटे पढ़ना है। कितने घंटे? और वो भी कैसे? सिंपल है, फिजिक्स को 1.5 घंटा, केमिस्ट्री को 1.5 घंटा, मैथ और बायो को भी, बस जो क्लास जितने टाइम की है उतने टाइम घर पे जाके दे दो, बस। इससे ज्यादा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। काम हो गया तब ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई चक्कर नहीं। आप देखना काम होएगा ही होएगा 100%। क्लियर हो गया ये बात?
क्लैरिटी होगी। जितनी देर की क्लास है उतनी देर आपने जितना इंस्टीट्यूट में टाइम स्पेंड करोगे उतना ही घर पे करना, समझे। स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते आपके पास कोई ज्यादा होमवर्क नहीं होएगा, क्यों? पहले दिन ही थोड़ा आपको न्यूमेरिकल्स करवा देंगे, पहले दिन ही थोड़ा पूरा आईआईटी करवा देंगे, समझ रहे हो। तो ये भी कई लोगों के मन में होगा यार सामने आता कुछ कराए कुछ भी नहीं कराए। नो नो बेटा, ऐसे नहीं होता है। धीरे धीरे बिल्डअप होता है काम। 2-3 हफ्ते जब हो जाएंगे फिर आपको लगेगा हाँ अब हमारी नोटबुक थोड़ी थोड़ी भर रही है, अब हमें थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हो गया, समझ। तो 1-2 हफ्ते तक आप धीरे धीरे ट्रैक कर लो। तो हम यहाँ पर 1-2 महीने तो पहले आप सेटल डाउन हो आराम से, फिर अपनी पढ़ाई वैसे वैसे स्टार्ट होगी। बस डेली का काम क्या करना है, डेली। घर वाले आपको जरूर कहेंगे भाई पढ़ ले, आपके पास पढ़ने को कुछ नहीं होता है स्टार्टिंग में, पर आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी, समझ। तो इसलिए बस आपने जाके ये करना। इसी को तपस्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, हाँ। अब डेली 4-4.5 घंटे निकालना इज नॉट इजी, क्यों? 6 घंटे तो इधर आ गए, पर घर पे जाके खुद को मोटिवेट करना नहीं कि शायद पढ़ो भाई, समझ, वंश पढ़ना है, समझ। खुद को ऐसे कहना इट इज नॉट एन इजी टास्क डेली 2 साल के लिए, समझ रहे हो। क्या कहना आसान है पर करना थोड़ा सा मुश्किल। इसलिए ये क्या है बेटा, फिर तभी जिंदगी क्या होगी, सेट। क्यों जिंदगी सेट होगी? नॉन मेडिकल के टर्म्स में पंजाबी में की कहना बाई द पैकेज, बोलो। मतलब when you will be 22 years old, then you will get a package of 22 LPA, 22 lakh per annum. Why? जब आप कोई चंगे कॉलेज में चले जाओ, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तभी आपको क्या मिलेगा, ये पैकेज मिलेगा। इसलिए जिंदगी क्या हो जाएगी आपकी सेट। मेडिकल वालों का सेट है, MBBS है, तो आपने गवर्नमेंट कॉलेज तो पक्का ही ज्वाइन कर लेना है, समझ गए। तो आपको वो सैलरी तो स्टार्ट ही हो जाती है ना आपकी 80-85,000 पर मंथ, समझ। फिर आप MD करते हो तो इतने हॉस्पिटल्स हैं, कभी 2 घंटे ऊपर लगा है, 2 घंटे नीचे लगा है, फिर भाव भैया ऐसे ही गए, ऐसा माहौल क्लियर है। तो वो इसलिए जिंदगी सेट है। whenever you do these kind of things, फुल फोकस अपने आप ही करना पड़ेगा, तभी 4-4.5 घंटे निकलेंगे। नो फोन तो भाई स्क्रॉल कर लो, बस रील पे रील आती रहेगी, रील कभी खत्म नहीं होगी, समझ रहे हो। रील कभी खत्म हुई है क्या? फोन की बैटरी जरूर खत्म हुई है, रील्स कभी खत्म नहीं होता, वो नहीं होने वाली, समझ लो। क्या शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और ये रील्स का, इसलिए 4.5 घंटे तभी निकलेंगे अगर फोन है, ठीक है। दुनिया जहाँ की हमारे पास ऐप्स होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आई नहीं तो अपने अरे पता नहीं क्या आ गया, समझ। और 11th-12th में सबसे अकेलापन आपको 11th में फील होता है। फिर आपको तो स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट की फालतू नोटिफिकेशन भी लगेगी, भाई यही बंदा जो मेरे को याद करता है, एयरटेल वाले ही हैं, जियो वाले ही हैं जो मेरा ध्यान रखते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये आपके लिए ऑफर है, समझ लोगे। आप लोग उनकी नोटिफिकेशन भी पढ़ते रहते हैं, कितने वेले होते हैं। क्यों? स्कूल वाले फ्रेंड्स तो इधर उधर हो जाते हैं ना, क्यों? कोई अलग स्ट्रीम में, कोई अलग स्ट्रीम में, कोई किधर है, कॉमन बातें क्या हो जाती हैं, खत्म। तो मैं आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लास्ट में 2 मिनट में बताना चाह रहा हूँ ये है कि भाई ट्रांजिशन जो होते हैं ना फ्रॉम 10th टू 11th, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स अपने नहीं समझ पाते हैं, आपके दोस्त एकदम से मतलब वो माहौल स्कूल वाला क्या हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है, आप उससे उभर नहीं रहे होते, घर वाले या इधर उधर वाले, आपका पढ़ाई का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हो क्या। आपकी वो लाइफ की एक्टिविटीज क्या हो जाती हैं, एकदम खत्म। नए दोस्त बनाने भी इज आल्सो डिफिकल्ट टास्क, राइट। तो इसलिए ये चीज़ों को थोड़ा सा आपने टाइम देना है, लाइक आई अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, तो आपने थोड़ा सा टाइम देना है कि भाई दोस्त बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, समझ लो। माहौल को अडेप्ट होने में टाइम लगेगा। यहाँ पर इसलिए हम आपको यूनिफॉर्म देंगे, यूनिफॉर्म मतलब टी-शर्ट्स आपको मिलेगी, वो पहनकर आनी है आपने, सो दैट आपको लगे कि हाँ स्कूल टाइप माहौल है थोड़ा, ओके। ये हाँ, अब बर्थडे वाले दिन फ्री हो आपको फील कर सकते हो, समझ लो। तो माहौल वैसे, टेस्ट वाले दिन हाँ नहीं यूनिफॉर्म ही, ओके। तो इसलिए थोड़ा सा आपने उभरना है कि हाँ यार अब हमारा स्कूल बंद हो गया, इस चीज़ को अडेप्ट करना चाहिए। क्या करना है? अडेप्ट करना है। थोड़ा टाइम लगता है बट इन चीज़ों को अडेप्ट करना है। एकदम से कट ऑफ भी नहीं होना दोस्तों से, थोड़ा थोड़ा बात कर लो, हाँ डिस्ट्रैक्ट मत हो,
तो भाई उसकी बातों में भी फिर आगे बातों में चलेंगे, नो नो नो, लिमिटेड रहो बातों में, ठीक है। हाँ हाल चाल पूछ लिया, तुम्हारे इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है, इधर ये कुछ चल रहा है, ये यहाँ पर माहौल ये है, तो कोई बात कर ली अगर किसी ने 10-15-20 मिनट, तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स देखनी थोड़ी सी बंद कर, दोस्तों से बात करनी बंद नहीं करनी, बट मतलब हाँ वो भी बंद कर सकते हो, पर वो कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो कितनी बात करता है यार आजकल, भी करता है फोन पे, व्हाट्सएप भी करते हैं ज़्यादातर, जस्ट स्नैपचैट करता है सारा, स्ट्रीक ओके। तो रील्स वाला काम बंद कर लो, दोस्तों से फोन पे कनेक्ट समझ रहे हो। तो बस खुश रहना है, क्या रहना है, खुश रहना, आराम से काम होता रहेगा। आज मेरे को कोई मौत मिले, जिंदगी से है ओके। तो धीरे धीरे काम मिलेगा, एक हफ्ते तक जैसे जैसे अपना सेटल डाउन होंगे, तो सभी के अपने अपने विचार होते हैं। मेरे को ये फील होता था 10th से 11th में भाई सबसे बड़ा तो स्कूल चला गया, दोस्त चले गए, माहौल कैसे बनेगा, माहौल बनेगा, टाइम लगता है। तो आपने भी टाइम देना है, तो इधर आओगे बातें करेंगे, थोड़ी बहुत सेटल होंगे, हल्का हल्का सा ये पढ़ेंगे, बस घर पे जाके थोड़ा सा देख लो, 1-8 घंटा, एक हफ्ते बाद आपकी पेस अपने आप समझ आ गया। कोई पढ़ाई मुश्किल नहीं है, सिर्फ कितने % लोगों की सिलेक्शन होनी है, 3%। हाउ मेनी? 3%। 3% मतलब देयर आर 80,000 सीट्स इन मेडिकल, हाउ मेनी सीट्स आर देयर? 80,000। 25,000 का 3% 75,000 हो गया ना, तो 80,000 के आसपास 1 लाख सीट्स हो रही है मेडिकल में, समझ रहे हो। तो अब हमें तो एक ही चाहिए ना सीट, आराम से मिल जाती है, बस लोग पढ़ते नहीं हैं, तो दिक्कत है। नॉन मेडिकल में भी कितना परसेंटेज चाहिए? 99, 98.5 प्लस, समझ रहे हो। टू गेट अ वेरी गुड कॉलेज, IIT और IIIT, तो आराम से मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, बस डेली पढ़ना, डेली। आज है कुछ पढ़ने को पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चले करो ओके। बस डू ब्रिंग NCERT गाइस, ब्रिंग नहीं, डू बाय NCERT ऑफ केमिस्ट्री। कैसे पढ़नी है ये यहाँ पर सिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ज्ञान ज़्यादा हो ओके, ठीक है। नाउ टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। मैं सर को बोल दूंगा, मैंने 5-10 मिनट ऊपर ज़्यादा ले लिए, फर्स्ट क्लास थी।